अस्सलामुअलैकुम। आज हमने वो मेथड पढ़ने हैं जिनकी मदद से हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इन मेथड से मालूम किया जा सकता है। हिट एंड ट्रायल मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। जो हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में पढ़ने हैं वो लास्ट टू मेथड हैं, हाफ लाइफ मेथड और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। पहले हम देख लेते हैं हाफ लाइफ मेथड, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हाफ लाइफ मेथड क्या है कि जो हाफ लाइफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगी वो एक नंबर कम होगी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन से। n-1 का मतलब क्या है कि n ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, -1 का मतलब एक नंबर उससे क्या होगी, कम। तो हाफ लाइफ अगर हम निकालने लगे हैं फर्स्ट ऑर्डर की या सेकेंड ऑर्डर की या थर्ड ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम क्या निकालने लगे, हाफ लाइफ। तो हम जनरली कह लेते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इन रिएक्टेंट के ऊपर पावर क्या होगी, रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। पावर क्या होगी, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन से एक नंबर कम होगी। कि हाफ लाइफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और उसके ऊपर पावर लगानी है एक नंबर कम जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगा उससे। टी हाफ क्या है और नीचे एन का मतलब क्या है कि हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करके यही इक्वेशन हम लिखेंगे दो बार। एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन हम A1 रखते हैं, एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन हम A2 रखते हैं। तो इसी इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ पे एक हाफ लाइफ लेनी है और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिखनी है, A1। यहाँ पे दूसरी हाफ लाइफ लेनी है और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिखनी है, A2। इसी हिसाब से यहाँ आगे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जब हमारी कंसंट्रेशन क्या है, दो है, दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है, A1 और A2। तो ये जो पीछे रिएक्शन लिखा है ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हाफ लाइफ 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे ये है कि जब कंसंट्रेशन A1 है तो हाफ लाइफ जो है वो हमने 1 ले ली। तो हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर पावर क्या होगी, n-1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक नंबर कम होगी। इसी तरह हाफ लाइफ जब हम निकालने लगे हैं दूसरी कंसंट्रेशन के लिए जो कि A2 है, तो हाफ लाइफ क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि क्या है A2, और उसके ऊपर पावर क्या होगी, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन से एक नंबर कम n-1 लिखी जाएगी। इसको कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2। क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, T1 ऊपर T2 नीचे। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटते हैं तो इक्वल टू आता है और साथ कांस्टेंट आता है, इधर भी क्या आएगा इधर भी क्या आएगा, दोनों का के आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ऊपर आएगा 1/A1 n-1 डिवाइड बाई नीचे ये आ जाएगा 1/A2 n-1, यानी कि इसको ऊपर रखा इसको नीचे, दरमियान में डिवाइड का साइन। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू के जो कांस्टेंट है वो कट चुके हैं, ये वाली चीज़ ऊपर रखी और ये वाली चीज़ नीचे रखी, तो दोनों इक्वेशन क्या हो गई, डिवाइड। ठीक, अब इसी चीज़ को हम इस तरह लिख लेते हैं, ये वाली चीज़ डिवाइड, ये नीचे वाला। ठीक, यहाँ पे आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली चीज़, ये जो अगली टर्म होती है ये क्या हो जाती है, उल्ट हो जाती है, ये ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह इक्वेशन बनी, T1/T2 इज इक्वल टू A2 n-1/A1 n-1। अब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी लॉग ले लेना है, यहाँ पे भी लॉग ले लेना है। ठीक है, लॉग के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है, तो हम अब पावर को क्या करेंगे, स्टार्ट पर ले आएंगे। अब पावर स्टार्ट पे आ गई, log A2/A1, n-1 यहाँ इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, या हम यूँ कह लेते हैं log A2/A1 इस n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या होगा, इसके नीचे डिवाइड, इधर सिर्फ क्या रह गया, n-1। ठीक, यहाँ पे आ गया log T1/T2 log A2/A1। अब ये -1 यहाँ, ये जो 1 है यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ की वैल्यूज डालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन डालेंगे, उनका log निकालने के बाद उसको 1 में प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है। के बाद दूसरा मेथड है जो कि है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इसमें क्या करते हैं, हम एक रिएक्टेंट को कम मिकदार में ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट को ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं, और जो रिएक्टेंट कम मिकदार में होता है रेट उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़े थे कि जिसकी मिकदार थोड़ी होती है वही रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, थोड़ी मिकदार में होगा, वही क्या बताएगा, हमें रेट बताएगा, उसी से हम रेट ला एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसी से हमें क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
जो लार्ज अमाउंट में है रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक बार क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट को हम स्मॉल अमाउंट में लेंगे, दूसरे को ज़्यादा में ले लेंगे और एक के हिसाब से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फिर हम जो पहले लार्ज में लिया अब उसको स्मॉल में लेंगे, जो पहले स्मॉल में लिया अब उसको क्या करेंगे, लार्ज में लेंगे। अब दूसरे के हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसी तरह जब दोनों के हिसाब से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन दोनों का प्लस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों के ऑर्डर ऑफ, हर रिएक्टेंट का जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकला है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये था मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक, इसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब वो फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें जो पहला फैक्टर आ जाता है वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। अगर आयनिक रिएक्शन हुए तो फास्ट होंगे, कवलेंट रिएक्टेंट हुए तो वो क्या होंगे, उनके रिएक्शन स्लो होंगे। इस तरह ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल्स हैं, तो ये क्या करेंगी, फटाफट रिएक्ट करेंगी ग्रुप 2 के मुकाबले में। आयनिक रिएक्शन फास्ट होंगे, ठीक है, जैसे कि HCl और NaOH का रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो अगर आयनिक कंपाउंड हुए तो फास्ट रिएक्शन होंगे और रेट क्या होगा, फास्ट होगा। अगर कोवेलेंट रिएक्टेंट हुए तो स्लो रिएक्शन होंगे, उनका रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो ये पहला फैक्टर था। इसके बाद दूसरा फैक्टर देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, रेट जो है उनकी मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्शन के अंदर A + B रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो A और B की जो मिकदार है उनको ज़र्ब देने के क्या है, मल्टीप्लाई करने के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर फर्ज करते हैं कि एक रिएक्शन हुआ, A + B ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दी, प्रोडक्ट बना दी। फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, थोड़ी बहुत देर बाद रिवर्स रिएक्शन भी होगा, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होगी। तो इस तरह करके रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और एक वक्त आता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब एक बार जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इनकी मिकदार क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अब इनकी मिकदार तब्दील नहीं होगी जब इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो मैं क्या करती हूँ कि A की मिकदार बढ़ा देती हूँ। तो इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, डिस्टर्ब। तो नेचर जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है। तो ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश करेगा, A की मिकदार को दोबारा कम करने की कोशिश करेगा। जब ये दोबारा कम करने की कोशिश करेगा तो ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ये रिएक्ट करके क्या करेगा, A रिएक्ट करेगा ताकि A की मिकदार कम हो और वो किस में तब्दील हो जाए, प्रोडक्ट में। तो A की मिकदार वापस इक्विलिब्रियम वाली लाने के लिए वो क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड जाता है, रेट क्या होता है उसका, इंक्रीज होता है। हाइयर कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की करते हैं, A B की मिकदार हम ज़्यादा करते हैं तो उनका आपस में टकराने का, जाहिर सी बात है वहाँ रश हो जाएगा, उनके आपस में टकराने का चांस भी ज़्यादा है। तो उनके आपस में टकराने का चांस जब ज़्यादा है तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होंगी और प्रोडक्ट बनेगी, और प्रोडक्ट बनेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जो नॉर्मल एयर है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। इसमें जो कंबस्चन है वो इतनी फास्ट नहीं होती जितनी फास्ट कंबस्चन होती है, जलने का अमल जितना फास्ट होता है प्योर ऑक्सीजन में। जब 100% ऑक्सीजन होती है तो रिएक्शन बहुत आग जो है वो जलने का अमल बहुत तेज़ी से होता है, बजाय जो नॉर्मल एयर है उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। इसी तरह NO और हाइड्रोजन है, ये क्या बनाते हैं, वाटर और नाइट्रोजन। अगर यहाँ से मैं मिकदार हाइड्रोजन की बढ़ा देती हूँ तो एक बार इस रिएक्शन के अंदर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आया हुआ है, मैं हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ा देती हूँ तो इक्विलिब्रियम क्या आ चुका है, डिस्टर्ब। वो वापस क्या करेगा, इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश करेगा। वापस इक्विलिब्रियम जब हासिल करने की कोशिश करेगा तो ये जो बढ़े हुए हैं इनको कम करने की कोशिश करेगा। कैसे कि उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए ताकि इसकी मिकदार दोबारा क्या हो, ये प्रोडक्ट में तब्दील हो, ये दोबारा क्या हो जाए, कम हो जाए, दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाए। तो जब रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तब भी रिएक्शन क्या आ जाता है, फॉरवर्ड। ठीक, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, वाटर बनता है नाइट्रोजन, ये जो है जनरल रिएक्शन है। ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होता। ये वाला जो रिएक्शन है ये इस तरह नहीं होता, बल्कि इसका क्या है, मैकेनिज्म है। अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म कुछ यूँ है कि पहले NO हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और N2 और वाटर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। उसके साथ फिर बाद में हाइड्रोजन दोबारा रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो यहाँ से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैंसिल हो गया, इधर से NO आया, इधर से हाइड्रोजन 2 आ गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और इधर से 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ N2 नाइट्रोजन आ गई। तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप है वही रेट बताता है। ये वाला नीचे वाला क्या है, फास्ट।
फास्ट जो है वो रिएक्शन का रेट नहीं बताता, रेट ला एक्सप्रेशन फास्ट से नहीं लिखी जाती, किससे लिखी जाती है, स्लो से। तो इसकी रेट ला एक्सप्रेशन अगर लिखें तो यहाँ पे रेट ला एक्सप्रेशन क्या बनेगी, NO, और NO के साथ नंबर 2 है तो उसकी पावर 2। इसी तरह H2 इसके साथ नंबर 1 है, उसकी पावर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 + 1 ऑर्डर इसका क्या निकलेगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद अगला फैक्टर आ जाता है जो कि क्या है, सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। इसके साथ आके दूसरा रिएक्टेंट जुड़ेगा, ठीक है, इन साइडों से, इसके साथ आके इन साइडों से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। या हम यूं कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा एक एंजाइम है, एंजाइम के साथ जब ये आके रिएक्टेंट लग रहा है, ठीक है, ठीक है, जब ये रिएक्टेंट आगे लगेगा वो उसकी सरफेस पे लगेगा, अंदर वाला एरिया यूज़ नहीं होगा, अंदर वाला एरिया इसी तरह बचा हुआ रह जाएगा, और यहाँ लिमिटेड अमाउंट में उसके साथ सरफेस के ऊपर वो ये रिएक्टेंट अटैच हो सकेंगे और प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर यही जो कैटलिस्ट है, यही जो एंजाइम है, ये अगर मैं बिल्कुल पाउडर शक्ल में ले लूँ, बिल्कुल पाउडर शक्ल में ले लूँ, अब इसके एक एक ज़र्रे के साथ वो रिएक्टेंट आके अटैच हो सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकती है। अब ये जो अंदर वाला पहले इस्तेमाल में नहीं हुआ था, अब वो भी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एक एक ज़र्रा अंदर वाला एरिया भी क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, एक एक एरिया इस्तेमाल हुआ तो सरफेस एरिया क्या हुआ, ज़्यादा। जबकि इसके अंदर सरफेस एरिया क्या है, कम, क्योंकि सिर्फ सरफेस, ये जो बाउंड्री है सिर्फ ये इस्तेमाल हो रही है, अंदर वाली जो अंदर वाला जो मटेरियल है वो क्या है, वो रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहा। जबकि इसके केस में अंदर बाहर हर ज़रा जो है वो रिएक्शन करवा रहा है, तो इस केस में रिएक्शन क्या होगा, फास्ट, इस केस में रिएक्शन क्या होगा, स्लो। इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें सरफेस एरिया कम। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर बिग पीसेज में, बड़े पीसेज में उसे लेंगे तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन अगर उसको पाउडर में लेंगे तो वो बड़ा फास्ट रिएक्शन करेगा। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है लाइट। लाइट के अंदर क्या होती है, फोटोन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट होते हैं, ठीक है। जब किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन को लाइट मिलती है तो उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने से क्या होता है, उनके कोलिजन ज़्यादा होती है, कोलिजन होने से इफेक्टिव कोलिजन होने का चांस ज़्यादा है और प्रोडक्ट बनने का चांस ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि मीथेन क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता, मीथेन क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में 4 स्टेप में रिएक्शन करता है, स्लो। लेकिन ब्राइट सनलाइट जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो फटाफट तेज़ एक स्टेप के अंदर सारा रिएक्शन हो जाता है, ठीक। तो ये इसके कुछ फैक्टर थे। बाकी एक फैक्टर रह गया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।